हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी विथ वीके में। और आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक जो है चैप्टर लेके आए हुए हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। इस वर्ण में हम लोग विभिन्न पदों को भी देखेंगे तथा साथ ही साथ जो वर्ण है उनके उच्चारण स्थानों को भी हम लोग देखेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस चैप्टर से जो है प्रश्न भी जो है अलग अलग परीक्षाओं में जो है पूछ लिए जाते हैं। तो आइए इस चैप्टर को जो है काफी सरलता के साथ काफी आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं वर्ण तथा उनका उच्चारण। हेडिंग बना लेते हैं हम लोग वर्ण तथा वर्ण तथा उनका उच्चारण। उच्चारण वर्ण तथा उनका उच्चारण। इसमें मुख्य रूप से हम लोग वर्ण को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग जान लेते हैं कि आखिर वर्ण है क्या। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण है क्या। तो वर्ण को हम लोग जानेंगे इसमें और लिखेंगे हम लोग इसकी परिभाषा के वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है। लिखेंगे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि को कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जा सकते। जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे 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 में हम लोग लिखेंगे जैसे जैसे अ ई ख ग हर। अ ई ख ग ह र। ये सब का खंड किया जाएगा तो कोई तो जो है इसका टुकड़ा नहीं हो पाएगा, खंड नहीं हो पाएगा। ये जो वर्ण है ये अखंड है और इन्हें जो है अखंड मूल ध्वनि का वर्ण भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी और भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। लिखेंगे हम लोग कि प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। अपनी लिपि होती है। प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। वर्ण संकेत भी कहते हैं। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। लिखेंगे हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में
52 वर्ण होते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। चलिए अब आगे हम लोग जान लेते हैं वर्णमाला क्या है। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला को हम लोग समझ लेते हैं। वर्णमाला को हम लोग समझ लेते हैं। लिखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को, वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को, समूह या समुदाय को, समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। लिखेंगे वर्णमाला में वर्णों की गणना, वर्णमाला में वर्णमाला में वर्णमाला में वर्णों की गणना, वर्णों की गणना दो आधारों पर, दो आधारों पर आधारों पर की जाती है। वर्णमाला में वर्णों की गणना दो आधारों पर की जाती है। की जाती है। जो इसका पहला आधार है, इसका पहला आधार है इसका पहला आधार है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। लिखेंगे हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या, हिंदी में उच्चारण के आधार पर, के आधार पर वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है। 45 है। जिसमें 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 10 स्वर तथा 35 व्यंजन है। 10 स्वर तथा 35 व्यंजन है। 35 व्यंजन है। जिसमें 10 स्वर तथा 35 व्यंजन है। यही दूसरा आधार है। इसी क्रम में हम लोग दूसरे आधार को पढ़ते हैं। तो दूसरा आधार है लेखन के आधार पर। दूसरा है लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर। तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। लेखन के आधार पर, के आधार पर, आधार पर वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या 52 है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। जिसमें 13 स्वर, जिनमें 13 स्वर, 13 स्वर
35 व्यंजन, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है, और 4 संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। 4 संयुक्त व्यंजन है, व्यंजन है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो वर्ण है उस वर्ण की परिभाषा हम लोग समझे, जो वर्णमाला है उसकी परिभाषा हम लोग समझे, और साथ ही साथ जो वर्णों की संख्या है जो अलग अलग आधारों पर जो है बांटा गया है उसको भी हम लोग समझे। तो इसमें और भी आगे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसे हम लोग लिखेंगे। तो आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो इसे वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। तो हम इसे मिटाकर फिर आगे जो चीजें हैं महत्वपूर्ण चीजें उसे हम लोग लिखेंगे। तो आगे जो महत्वपूर्ण बात है उसे हम लोग लिख लेते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण बात है उसे हम लोग लिखते हैं। इसमें लिखेंगे हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला में 2 प्रकार के, 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। जो पहला है वो है स्वर तथा व्यंजन। जो 2 प्रकार है वो कौन कौन से हैं? स्वर, स्वर तथा व्यंजन, व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन। अब जान लेते हैं हम लोग स्वर क्या है। स्वर को भी जानने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आखिर स्वर क्या है। तो जो वर्णमाला है इसमें लिखेंगे हम लोग अ कॉमा आ, छोटी ई, बड़ी ई, या हर्षीकार दीर्घीकार भी हम लोग बोलते हैं। हर्षुकार, दीर्घुकार, 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 ए ऐ ओ औ, री भी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, औ ब्रैकेट में अंग और अ, अंग और अ। ये सभी जो है, ये सभी जो है ये स्वर है। नीचे लिखेंगे 10+3, यहाँ लिख लेते हैं 10+3। इसका मतलब आगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि 10+3 क्यों लिखा गया है। अब हम लोग जान लेते हैं व्यंजन। व्यंजन, हाँ, व्यंजन, व्यंजन हम लोग जान लेते हैं। व्यंजनों को निम्न प्रकार विभाजित किया गया है। व्यंजनों को, व्यंजनों को निम्न प्रकार, निम्न प्रकार, प्रकार विभाजित किया गया है। निम्न प्रकार विभाजित किया गया है, किया गया है, निम्न प्रकार विभाजित किया गया है। देखा जाए जो क से लेकर के, क से ग, घ, अंग, ये जो है इसको क वर्ग बोलेंगे हम लोग। क वर्ग, ये है क वर्ग। इसी तरह से जो है, इसी तरह से च वर्ग है। फिर जो है इसी तरह से हम लोगों का ट वर्ग आ जाएगा। ट वर्ग लिख लेते हैं हम लोग। च, छ, इन सभी को लिखते हैं हम लोग।
ज, झ, य, ट, ठ, ड, ध, अड़ा। फिर इसी तरह से त, थ, द, ध और न। ये हो गया हम लोगों का न वर्ग। न वर्ग। इस तरह से आगे बढ़ेंगे हम लोग। प, फ, ब, भ और म। ये हो जाएगा प वर्ग। प वर्ग, ये त वर्ग होगा। प वर्ग, प वर्ग। और इसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे नीचे अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या कितनी हो गई टोटल देखा जाए तो हो गया 25। 25 इसकी संख्या हो गई 25। फिर हम लोग लिखेंगे ये ढ और अंग को, सॉरी ढ, ड और ढ को, ये द्विगुण है, द्विगुण वाले व्यंजन है, इसलिए इसको घेर दिया गया। आगे हम लोग लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, इसको लिख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन जो है ये कौन कौन से है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन सा है ये देख लेते हैं हम लोग। तो य, र, ल, व, य, र, ल और व। यही पूछ लिया जाएगा परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन जो है अंतस्थ व्यंजन है। और 4 विकल्प होंगे, और 4 विकल्प में से 3 विकल्प आपको इधर से कोई दे दिया जाएगा और 1 विकल्प इसमें से होगा, और पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो हमें याद रखना होगा कि य, र, ल और व जो है अंतस्थ व्यंजन है। उसी तरह से ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन है? ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये हो गया हम लोगों का ऊष्म व्यंजन। ठीक इसी प्रकार से यहां भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, यहां भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊष्म व्यंजन है। और इसमें ऊपर वाले वर्ण में 3 विकल्प होंगे, इसमें से 3 विकल्प होंगे और 1 विकल्प इसमें से कोई होगा। तो हमें याद रखना है कि तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह यह जो है ऊष्म व्यंजन है। ताकि इसको याद रख लेना होगा कि अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व है और ऊष्म व्यंजन जो है तालाब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह है, ताकि प्रश्न अगर यहां से पूछा जाए तो गलती न हो। एक और आगे है संयुक्त व्यंजन, एक और आगे हम लोगों को पढ़ना है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न जो है आ जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है? तो छ, कौमा, छ, कौमा, त्र और ज्ञ, छ, त्र, कौमा, ज्ञ और एक और स्र। ये 4 जो है, ये 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न यहां से भी आ सकता है आपकी परीक्षा में कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो हमें याद रखना होगा कि छ, त्र, ज्ञ और स्र जो है यह संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न पूछने की जो प्रक्रिया होगी, जो तरीका होगा वो होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयुक्त व्यंजन है, और उसमें जो है 1 विकल्प संयुक्त व्यंजन का होगा और बाकी 3 विकल्प जो है अन्य व्यंजनों का होगा, जिसमें से हमें
चयन करना होगा कि इसमें कौन सा जो है संयुक्त व्यंजन है। तो हमें याद रखना होगा कि छ, त्र, ज्ञ और स्र जो है यह संयुक्त व्यंजन है, ताकि हम वहां जो है एग्जाम में अच्छे से जो है जो व्यंजन जो पूछा जा रहा है उसको हम लोग खोज सके। तो आगे आइए, और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे हम लोग लिखते हैं। तो आप लोग अगर नोट्स बना रहे हो तो वीडियो को स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए, या फिर जो है वीडियो रोक करके बना लीजिए। हम इसे मिटा देते हैं और फिर आगे जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे हम लोग इस चैप्टर से संबंधित उसे हम लोग लिखते हैं। तो इस परीक्षा से संबंधित कुछ जो है, सॉरी, इस चैप्टर से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण पद है, उन पदों की भी जानकारी हमें होनी चाहिए, और यहाँ से भी प्रश्न जो है आ जाती है हमारे एग्जाम में। तो आइए इन पदों को भी हम लोग देख लेते हैं। ये कौन कौन से पद है जहां से प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, इसको लिख लिया जाए। ये पद है हस्व, हस्व या मूल स्वर। हस्व, हस्व या मूल स्वर। हस्व या मूल स्वर। हस्व या मूल स्वर, इसको लिखते हैं। आखिर की ये हस्व या फिर मूल स्वर है क्या? तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि स्वर क्या है। स्वर जानना जरूरी है हम लोगों के लिए। तो स्वर लिख लेते हैं हम लोग। स्वर क्या है लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण है। स्वर, स्वर स्वतंत्र रूप से, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, बोले जाने वाले, बोले जाने वाले वर्ण है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण है। इनके उच्चारण में हवा, इनके उच्चारण में हवा, हवा मुंह से या मुख से अबाध रूप से, यानी बिना किसी बाधा के अबाध रूप से निकलती है। अबाध रूप से निकलती है। अबाध रूप से निकलती है। लिखेंगे इनकी संख्या 13 मानी गई है। इनकी संख्या 13 मानी गई है। इनकी संख्या 13 मानी गई है, परंतु उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या केवल 10 मानी गई है। परंतु उच्चारण के आधार पर, आधार पर इनकी संख्या केवल 10 मानी गई है। 10 मानी गई है। केवल 10 मानी गई है। आगे जो इसके पद है जो महत्वपूर्ण है उसे हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे हस्व या मूल स्वर। अगला जो महत्वपूर्ण पद है वो है हस्व।
या मूल स्वर, मूल स्वर लिखेंगे हम लोग इसमें कि वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में में कम समय लगता है, कम समय लगता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, अ, जैसे अ, छोटी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। तो प्रश्न यहाँ से भी आपकी परीक्षा में मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर है या फिर मूल स्वर है। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी हमें ध्यान रखना है। अगला जो पद है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर को हम लोग देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे में देख लिया जाए, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, ओ, औ। ये सब जो वर्ण है, इन्हें बोलने में, उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है, तो ये दीर्घ स्वर है। ये है दीर्घ स्वर। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, पद है, उसे हम लोग लिखेंगे प्राणत्व। प्राणत्व क्या है? सॉरी, अल्प प्राण। हम लोगों को पढ़ना है अल्प प्राण। अल्प प्राण, ये अल्प प्राण क्या है, ये हमारी परीक्षा में दिख सकते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि लिखेंगे सभी स्वरों के उच्चारण में, सभी स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से
मुख से कम निकलती है, कम निकलती है, निकलती है। सभी स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से कम निकलती है, इसलिए इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसलिए स्वरों को ऐसे लिखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए स्वरों को अल्प प्राण कहते हैं। स्वरों को अल्प प्राण कहते हैं। स्वरों को अल्प प्राण कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके विभिन्न पदों को देखा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो और भी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग यदि नोट्स बना रहे होंगे तो इस वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा। अब हम इसे मिटा करके फिर और जो है इसमें लिखते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो अब हम जो है स्वरों के जो उच्चारण स्थान है, उन स्वरों के उच्चारण स्थान को भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं एक तरफ उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, स्थान, और दूसरी तरफ हम लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी के नोटबुक के दूसरी तरफ स्वर या फिर वर्ण लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग केवल स्वर का देखेंगे, फिर बाद में व्यंजन का देखेंगे इसी वीडियो में। तो उच्चारण स्थान, अब देखते हैं हम लोग कंठ से जो है, कंठ से कौन कौन जो स्वर है उनके उच्चारण होते हैं, कौन कौन से स्वर के उच्चारण जो है कंठ से होते हैं। तो अ, आ और औ, अ, आ और औ, अ, आ और औ का जो उच्चारण स्थान है यह कंठ से होता है। अगला तालु से जो है, तालु से कौन कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण होते हैं। तो छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई का जो उच्चारण है वह तालु से होता है। आगे हम लोग लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा से जो है कौन से स्वर का जो है उच्चारण होता है। तो ये हो गया री, री का उच्चारण जो है मूर्धा से होता है। आगे हम लोग लिखेंगे ओष्ठ से, ओष्ठ से कौन से स्वर का उच्चारण होता है, ओष्ठ से कौन से स्वर का उच्चारण होता है। तो ओष्ठ से जो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यानी हर्षिकार और दीर्घोकार, हर्षुकार और दीर्घोकार का जो है उच्चारण ओष्ठ से होता है। आगे आते हैं कंठ और तालु से जो है किसका उच्चारण होता है। कंठ प्लस तालु से, तालु से कौन से स्वर का उच्चारण होता है, कौन से स्वर का उच्चारण होता है। तो ए और ए, ए और ऐ का उच्चारण जो है कंठ और तालु से होता है। उसी तरह से कंठ और ओष्ठ से, कंठ प्लस ओष्ठ से, ओष्ठ से किस स्वर का उच्चारण होता है, किस स्वर का उच्चारण होता है। तो ओ, ओ और औ का उच्चारण, ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने, इस तरह से हम लोगों ने जो स्वर हैं उनके उच्चारण स्थान को पढ़ा। अब हम लोग व्यंजन के बारे में
पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग इसे लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर आगे हम लोग व्यंजन को पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग व्यंजन को समझने का प्रयास करते हैं। हेडिंग बना लेते हैं व्यंजन। व्यंजन, तो व्यंजन को लिखते हैं। आखिर व्यंजन है क्या? लिखेंगे वे ध्वनियां जो वे ध्वनियां ध्वनियां जो वे ध्वनियां जो बिना स्वरों की सहायता के, जो बिना स्वरों की सहायता के के उच्चारित 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 नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है सकती है उच्चारित नहीं हो सकती है, व्यंजन कहलाती है। व्यंजन कहलाती है। कहलाती है। जैसे 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 क, ख, ग इत्यादि। ख, ग इत्यादि। आगे हम लोग इसमें लिखेंगे व्यंजनों के बारे में पहले भी हम लोग थोड़ा पढ़ लिए हैं। तो इसमें लिखेंगे हम लोग स्पर्श व्यंजन को देखते हैं। एक अगला जो पद है जो महत्वपूर्ण है, स्पर्श व्यंजन, इसको हम लोग लिख लेते हैं स्पर्श व्यंजन। तो लिखेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई न कोई जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई न कोई कोई न कोई कोई भाग मुख के कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है स्पर्श करता है स्पर्श करता है वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के व्यंजन। जैसे क वर्ग से प वर्ग तक के व्यंजन ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी जो है स्पर्श व्यंजन है। ये सभी के सभी स्पर्श व्यंजन है। तो आगे एक और पद है, जैसे हम लोगों ने अभी अल्प प्राण पढ़ा था, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। दोनों दो पद जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से, अल्प प्राण और महाप्राण। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं इसी वीडियो में। अल्प प्राण एवं महाप्राण, इन दोनों के बीच जो है अंतर हमें पता होने चाहिए।
क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न हमारी परीक्षा में दिख सकते हैं। तो जान लेते हैं अल्प प्राण क्या है। अल्प प्राण किसको कहते हैं? अल्प प्राण से हम लोग लिखेंगे, अभी लिखेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण से, जिन व्यंजनों के उच्चारण से, उच्चारण से मुख से, मुख से कम हवा निकले, हवा निकले, निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकले, निकले अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अल्प प्राण प्राण व्यंजन होते हैं, होते हैं, अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, होते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण होता है। तो हमें ये बात याद रखना होगा कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन होता है वह अल्प प्राण होता है। जैसे जैसे क वर्ग की हम बात करें तो क में क हो जाएगा, ग हो जाएगा और अंग। उसी तरह से च वर्ग में भी च, ज और य। तो आइए हम लोग अब महाप्राण को देख लेते हैं। महाप्राण को देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं महाप्राण। महाप्राण लिखेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, के उच्चारण में मुख से, मुख से, मुख से अधिक हवा निकले, अधिक हवा निकले, मुख से अधिक हवा निकले महाप्राण व्यंजन होते हैं। महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं। इसी में लिख लेते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। महाप्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। जैसे जैसे हम क वर्ग का ले ले तो ख और जो घ है यह महाप्राण होगा।
क और घ जो है, ख और घ, यह महाप्राण होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है इसको समझा। तो आप लोग यदि नोट्स बना रहे हो तो इसे लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, या फिर वीडियो को रोक के। हम इसे मिटा के और भी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसे हम लोग लिखते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण पद है उसको हम लोग लिख लेते हैं, और साथ ही साथ जो है व्यंजनों के जो उच्चारण स्थान है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए आगे हम लोग जो महत्वपूर्ण पद है वो लिखते हैं। अगला महत्वपूर्ण पद है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? अघोष व्यंजन हम लोग जानेंगे। लिखेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, लिखते हैं हम लोग यहां से फिर से, जिन व्यंजनों के उच्चारण में में जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, कंपन न हो, कंपन न हो, कंपन न हो, कौन सी लिखे हैं सर? कंपन न हो, लिखेंगे हम लोग जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो अघोष कहलाते हैं, अघोष व्यंजन कहलाते हैं, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे में हम लोग लिखेंगे, जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा व्यंजन, जैसे कोई भी जो चारों वर्ग है पांचों, उसमें पहला वर्ग जैसे क वर्ग है तो पहला और जो दूसरा है जैसे क और ख, उसी तरह क और ख दूसरा हो जाएगा च और छ। तो फिर त थ, फिर त थ, उसके बाद प फ, ये सब क्या है? ये सब के सब जो है अघोष व्यंजन है। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे। अब अगला जो पद होगा सघोष व्यंजन का, सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। तो सघोष व्यंजन में जो है कौन कौन सा होगा इसे लिख लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, जिन लिखेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण में, व्यंजनों के उच्चारण में, उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, स्वर तंत्रियों में, तंत्रियों में कंपन हो, कंपन हो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो
सघोष व्यंजन, संघोष नहीं, सघोष व्यंजन व्यंजन कहलाते हैं, कहलाते हैं। अब जैसे में देख लिया जाए, इसमें लिख लिया जाएगा, जैसे प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग का, वर्ग का तीसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और पांचवा वर्ण, वर्ण सघोष व्यंजन है, सघोष व्यंजन होता है, व्यंजन होता है, होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष व्यंजन होता है। जैसे जैसे ग, घ, जैसे क वर्ग की बात करें तो ग, घ, अंग। उसी तरह से च वर्ग की बात करें तो ज, झ और य इत्यादि। ये सब जो है क्या है, ये सब सघोष व्यंजन है। अब हम लोग जो है व्यंजनों के उच्चारण स्थान को देख लेते हैं। अब हम लोग जो है व्यंजनों के उच्चारण स्थान को देख लेते हैं, उसे लिख लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, एक तरफ लिख लेंगे हम लोग उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग वर्ण, वर्ण। अगर बात करें उच्चारण स्थान में कंठ की, कंठ की बात करें हम लोग तो कंठ से जो है किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, किन किन व्यंजनों का उच्चारण होता है, तो क से लेकर जो अंग तक है, क से क वर्ग सीधे लिख लेते हैं, क वर्ग, क वर्ग में जितने भी वर्ण है वो सबका उच्चारण जो है कंठ से होता है। आगे लिखते हैं हम लोग तालु, तालु, तालु। तो इस तालु से जो है जितने भी चौ वर्ण है, चौ वर्ग के वर्ण है, चौ वर्ग के जो वर्ण है उनका उच्चारण जो है तालु से होता है। अगला मूर्धा, 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 मूर्धा। तो जितने भी ट वर्ग के